कर रहे थे, धक्का लगता है, ऐसे धक्का लगता है, तो जब धक्का लगता है तो चोट लगती है। तो मैं कहता रहता हूं थोड़ा साइड में चलिए, मतलब ऐसे कहता हूं। ज्यादातर लोग मानते नहीं हैं, बट मैं कहता रहता हूं। तो फिर एक छोटी सी लड़की आई, मुझे याद नहीं कहां था, कर्नाटक में था या केरल में था, एक छोटी सी लड़की आई और मुझे काफी दर्द हो रहा था उस टाइम। तो वो आई और वो साइड में चल रही थी। मैंने नोटिस किया वो मेरे अंदर नहीं आ रही थी, मतलब वो बाकी लोग सब ऐसे आ रहे थे, वो थोड़ा दूर चल रही थी, मैंने नोटिस किया। फिर उसने चिट्ठी निकाली और उसने कहा देखो ये आप पढ़ लीजिए। तो जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आप अभी मत पढ़िए, अभी आप चल रहे हैं, ये आप बाद में पढ़ना। तो फिर मैं चल रहा था, वो चली गई। फिर मैंने वो चिट्ठी, थोड़ी देर बाद मैंने सोचा देखो मैं देख ही लेता हूं क्या है उसमें, क्योंकि जिस भावना से उसने मुझे बोला, छोटी सी लड़की थी, शायद 6 साल की 7 साल की लड़की, जिस भावना से उसने मुझे बोला, मुझे अच्छा लगा कि ये इसमें कुछ है। तो फिर मैंने खोला, तो फिर उसमें लिखा था कि देखिए आप ये मत सोचो कि आप अकेले चल रहे हो, मैं आपके साथ चल रही हूं। मैं चल नहीं पा रही हूं क्योंकि मेरे माता पिता मुझे चलने नहीं दे रहे हैं, मगर मैं आपके साथ चल रही हूं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उदाहरण है, और एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे मैं आपको मतलब हजारों उदाहरण दे सकता हूं, ये पहले आया माइंड में। राहुल जी अलग से उदाहरण बाद में दीजिएगा क्योंकि 10 मिनट बाकी है। मैं सरल तरीके से आपको समझा देता हूं। जो हो रहा है इसको मनी ट्रांसफर कहते हैं। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों के जेब में से पैसा लो और उसको हिंदुस्तान के अरबपतियों के खाते में ट्रांसफर कर दो। और ये सारी की सारी पॉलिसीज, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कोरोना के समय जो इन्होंने किया ये हो, ये सारी की सारी पॉलिसीज आपका जो पैसा है आपके जेब में से निकालकर हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के जेब में डालने का है। यूपीए के समय गैस सिलेंडर का रेट क्या था? 400। आज क्या रेट है? पेट्रोल का रेट क्या होता था? 50। आज क्या है? तो भाइयों और बहनों एक बात बताइए, पैसा गायब तो नहीं होता, पैसा ट्रांसफर ही होता है। आप अपनी जेब से निकाल के उनको देते हो, वो अपनी जेब से निकाल के उनको देते हैं, और फिर उनकी जेब से निकल के बीजेपी में चला जाता है। वही पैसा फिर विधायकों की जेब में जाता है और सरकार गिरा देता है। करोड़ों रुपए दिए, जिस सरकार को आपकी आवाज ने चुना उस सरकार के लोगों को खरीदा। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या भ्रष्टाचार है? लोग अंदर आने का से पागल हो रहे थे, उन्होंने बुलाया नहीं, बस एक लड़के को बुलाया था, मेरे पापा का, मेरे वाले पापा का। मेरे को भैया ने खंडे को उठाया था, मैं खूब बोली थी प्रियंका दीदी, राहुल भैया मेरे को आपसे मिलना है, तो बस इन्हें ताप हो गई तो उन्होंने अंदर बुला लिया था कि आपका नाम क्या है, आपके पापा का है, आप कौन सी क्लास में रहती हो। वो बहुत गोरे थे, वो बहुत अच्छे थे, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। तो ऐसा पूछते कि आपका नाम क्या है, आप क्या बनना चाहती हो, और उनकी आवाज बहुत अच्छी थी। ये भैया देना तो बैग लेना चाहती है। मैंने 2 चीज की बोली, कलेक्टर या बोलते दोनों बन जाना, मैं बनवा दूंगी। कलेक्टर बन के क्या करोगे? देश का भविष्य सुधारेंगे, तो जिले का भविष्य सुधारेंगे। बोलते कि आपके फादर का है, तो इन्हें बता दे कि वो रहा है। तो मेरे पापा है, मेरे पापा को अंदर उन्होंने हाथ मिलाया, फिर राहुल अंकल के पास ले गए। बोलते कि मेरे सूट के ये बंद कर रहे थे, उन्होंने मेरे बंद बांध दिए। लोग थे वहाँ पे, बहुत बड़ी रस्सी थी। फिर राहुल अंकल ने बोला था, प्रियंका दीदी ने कि सबको सबको टाटा करो और आगे बढ़ते चलो, ऐसा उन्होंने बोला था। जो इच्छा थी मिलने की वो पूरी हो गई। बहुत अच्छा, मतलब जो यात्रा वो लेके चल रहा है वो सफल रह के है। टीवी देखते हो और आप सोचते हो भैया चैनल बदलेंगे। पहले चैनल पे मोदी जी, दूसरे पे मोदी जी, तीसरे पे मोदी जी, चौथे पे मोदी जी, 5वें पे मोदी जी, छठे पे अमित शाह जी,
जहां देखो कभी अमित शाह जी, कभी योगी जी, कभी शिवराज चौहान जी, मगर किसान का चेहरा, उसके फटे हुए हाथ आपको टेलीविजन पे नहीं दिखने वाले, मजदूर के आंसू टेलीविजन पे नहीं दिखने वाले। नोटबंदी और जीएसटी से किसान का तो फायदा नहीं हुआ, मजदूर का फायदा नहीं हुआ, स्मॉल मीडियम बिजनेस का फायदा नहीं हुआ, तो फायदा किसका हुआ? वही लोग जिन्होंने इनके पीछे लगाम बांध रखी है। यहां पे मोरबी की ट्रेजेडी हुई, उस समय पत्रकारों ने पूछा मुझसे इसके बारे में आप क्या सोचते हो, और मैंने बोला देखिए 150 लोगों की मृत्यु हुई है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस पे मैं बोलूंगा नहीं, मगर सवाल उठता है, आज उठता है, जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, बीजेपी के साथ उनका अच्छा रिश्ता है तो उनका कुछ नहीं होगा क्या? चौकीदारों को पकड़ लिया, अंदर कर दिया, मगर जो सच्चे लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं। से अंदाज बदला है और राहुल गांधी के बारे में मैं जिस प्रांत में बात करता हूं वहां राहुल गांधी को लेकर के अलग धारणाएं बन गई हैं। और सच बताऊं तो असली बात तो यह है कि राहुल गांधी के बारे में जब बात करता हूं, ऐसे लोगों के बारे में जो कभी राहुल गांधी को पप्पू समझते थे, गप्पू समझते थे, लेकिन आज वो बोलने लगे हैं कि राहुल गांधी अपनी जमीन खुद तैयार करने निकले हैं। शायद ये 2 साल पहले हो जाता या 3 साल पहले हो जाता तो राहुल गांधी के इतने व्यक्तित्व हमको देखने को ना मिलते। राहुल गांधी के कुछ ऐसे भाषण हैं जिनसे लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। राहुल गांधी जब मिल रहे हैं और राहुल गांधी को जो लोग जान रहे हैं, ऐसे लोग जो कल तक विरोधी थे, जो इंटरव्यू देने से डरते हैं, शायद डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। हर कोई स्प्राइट पी करके अपना गला साफ नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में इंदौर में राहुल गांधी को ब्रिटिश मिला और इंदौर के अंदर जिस तरह के बयान राहुल गांधी के हुए और जिस तरह के जो थे, मतलब लोगों के रिएक्शन थे पब्लिक में, वो बाकी देखने के काबिल थे। लेकिन उससे ज्यादा काबिल थे राहुल गांधी के वो बयान जिन्होंने शब्दों की चप्पल निकाल करके सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और जहांगीर और जिले इलाही के सर पर पेल दिया था। ऐसे बयानों को भी हम डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी 3500 किलोमीटर चलने वाले वो एक राजनेता हैं जो चल रहे हैं, वो एसी रूम छोड़ करके, वो राजभवन छोड़ करके, जिसके बारे में आरोप लगाया जाता था कि राहुल गांधी फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। सबके मुंह बंद होते जा रहे हैं। राहुल गांधी अपनी जगह खुद बना रहे हैं, शायद बनानी भी चाहिए थी। नाना, दादी, पापा सबको छोड़ करके उन्होंने अपने आप को खोजा है। राहुल गांधी के बयानों में तीखापन आने लगा है। राहुल गांधी के बयान में तीखापन आने लगा है, और यह तीखापन इतना ज्यादा तीखा है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी को चुभने लगा है। यह तीखापन कैसा है? तो सेलेक्टिव वीडियो हैं दोस्तों राहुल गांधी के। आज उस राहुल गांधी को जो असली राहुल गांधी है, जिसके बारे में बोला जाता है कि वो स्टेट्समैन है, पॉलिटिशियन नहीं है, वाकई स्टेट्समैन है। वो गंदी पॉलिटिक्स करना नहीं जानते। वो किसी भी हरेन पांड्या जैसे नेता की हत्या करा करके आगे बढ़ना नहीं चाहते। जब अशोक गहलोत में और सचिन पायलट में विवाद होता है तो उन दोनों को अपना एसेट बताते हैं और अपना कद बढ़ा लेते हैं और मजबूर कर देते हैं इन दोनों नेताओं को एक दूसरे के साथ संधि करने के लिए। ये वो नेता है जो भारत माता के लिए निकला है, भारत को जोड़ने के लिए निकला है। आपको क्या लगता है? लेकिन पहले राहुल गांधी के ये बयान सुन लीजिए। राहुल गांधी के ये बयान आपने सुन लिए होंगे। आप भी सोच रहे होंगे बहुत दिनों से मैं राहुल गांधी जी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बात करूं? सोशल मीडिया पूरा देख रहा है, मेरे पास है ही नहीं कुछ खबरें बताने के लिए, लेकिन कुछ विचार हैं
जवाहरलाल नेहरू जी की। नेहरू जी भी एक यात्रा पर निकले थे, गांधी जी भी एक यात्रा पर निकले थे। उनके अपने अनुभव थे और उन अनुभवों से वो पूरे हिंदुस्तान को जान पाए थे, तब संविधान बना पाए थे, तब कानून बना पाए थे और कांग्रेस का घोषणा पत्र बना पाए थे। मुझे नहीं पता कि गुजरात के चुनावों में क्या होगा। कई लोगों के फोन आए कि राहुल गांधी वहां होते तो अच्छा होता, ये होता तो वो होता। राहुल गांधी की यही खासियत है कि आत्मविश्वास इस खानदानी आदमी के अंदर भरा हुआ है। चाय वाले के अंदर तो केवल फोटो खिंचवाने, पोज लगाने से फुर्सत ही नहीं है। बस ट्रेनियों को दौड़ा देता है गुजरात चुनाव में कि गुजरात चुनाव जीतना है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।